हाय, स्वागत है आपका एसपीवी इंजीनियरिंग इस यूट्यूब चैनल में। बेसिकली आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी एफपीएल के वन शॉट को। मतलब सारे यूनिट्स के हम वन शॉट करने वाले हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हमारा यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम प्लानिंग एंड सी प्रोग्रामिंग। हमारी एफपीएल में सी लैंग्वेज के ऊपर सारा हमारा बेस है। मतलब पहला यूनिट हमारे सी लैंग्वेज के बेसिक्स के ऊपर है। मतलब सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या होती है, सी लैंग्वेज का ओवरव्यू हम सब देखते हैं। सिलेबस क्या है हमें। प्रोग्राम डिजाइन टूल्स, आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग थ्रू एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट्स, ओवरव्यू ऑफ सी, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सी, कैरेक्टर सेट, सी टोकन्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, variables, data type, declaration of variable, storage class, assigning values to variables, defining symbolic constant, declaring a value as constant, declaring a variable as volatile. So स्टार्ट करते हैं। सो एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम इज अ पर्टिकुलर स्टेप टू सोल्व प्रोग्राम। मतलब एल्गोरिथम हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं कोडिंग के प्रोग्राम सोल्व करने के लिए या कोई भी को प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। ऐसे स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करके हम को कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्लियर एंड प्रिसाइजली डिफाइंड स्टेप्स, नो अनसर्टेनिटी ऑफ व्हिच इज इन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इट शुड नॉट बी ओपन एंडेड, मस्ट फॉर ऑल सिचुएशन। बेनिफिट्स क्या है? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता, लैंग्वेज कोई भी यूज कर सकते हैं। रिटन इन स्पोकन इंग्लिश, डिस्क्राइब द स्टेप्स एंड सीक्वेंस टू सोल्व द प्रोग्राम। मतलब स्टेप्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करके हम सोल्व प्रोग्राम को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद एल्गोरिथम। अब हम एग्जांपल देखते हैं। हमने देखा कि एल्गोरिथम एक स्टेप है टू सोल्व प्रॉब्लम। मैं कोई भी हमारा प्रॉब्लम हो तो उसको सोल्व करने के कुछ स्टेप्स को हम बोलते हैं, स्टेजेस को बोलते हैं एल्गोरिथम। सो राइट एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। उसको एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हम उसका एल्गोरिथम निकालना है। सो एरिया ऑफ सर्कल हम निकालने के लिए हम जो कोड लिखते हैं उसके लिए कौन सी स्टेप्स है? तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स की वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, रेडियस एंड एरिया के इस वेरिएबल्स की वैल्यू डिक्लेयर डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद रेडियस की वैल्यू रीड करते हैं और कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ सर्कल, असाइन द रिजल्ट टू एरिया। मतलब एरिया का फॉर्मूला हमको सबको पता है, 3.14 इंटू पाई स्क्वायर। पाई की वैल्यू पता है आपको, पाई की वैल्यू 3.14 है इंटू रेडियस स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू 3.14 है इंटू रेडियस स्क्वायर, मतलब रेडियस इंटू रेडियस। सो ये हो गया कैलकुलेट, ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वैल्यू वेरिएबल्स की वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। लाइक रेडियस की वैल्यू वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, रेडियस नाम का वेरिएबल, एरिया नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद रेडियस की वैल्यू हम रीड करते हैं, रेडियस की कुछ भी वैल्यू हमें गिवन में दी होगी उसको हम दिखती है। उसके बाद एरिया को कैलकुलेट करते हैं सर्कल को। मतलब एरिया का हमारा एरिया है 3.14 इंटू रेडियस स्क्वायर। सो एरिया सर्कल के एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद रिजल्ट को असाइन करते हैं एरिया को। सो एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस स्क्वायर। सो रेडियस की जितनी भी वैल्यू होगी गिवन वो डालते हैं और उसके बाद इस फॉर्मूले से हम एरिया निकालते हैं। डिस्प्ले ऑफ एरिया स्टॉप। नेक्स्ट कुछ स्टेप से एरिया निकालने के लिए सर्कल के लिए, इसे बोलते हैं एल्गोरिथम। उसके बाद राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एवरेज सम एंड एवरेज ऑफ एन नंबर्स। ये सारे एग्जांपल्स है। अगर आपको कुछ एग्जांपल पूछे तो हम एग्जांपल करके जा सकते हैं। हाँ, सो देखते हैं एक और एग्जांपल। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंडिंग द सम एंड एवरेज ऑफ एन नंबर्स। सो स्टार्ट करते हैं पहले। उसके बाद सेकंड स्टेप है प्रिंट एंटर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट एन, आई इज इक्वल टू जीरो। पहले I is equal to 0, sum is equal to 0. Print enter the number input A. Compute I is equal to I plus 1. Compute sum is equal to sum plus A. If 1 is less than n, then go to step 5. Compute average is equal to sum is less than 9 n. Print sum and average stop. ये कुछ 12 स्टेप्स है जो फॉलो करते हैं हम सम एंड एवरेज ऑफ एन नंबर्स निकालने के लिए। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला स्टेप हमारा। दूसरा स्टेप हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पहले पता होना चाहिए ना एरिया क्या है, लेंथ क्या, ब्रेथ क्या। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कोड में, एरिया, लेंथ, ब्रेथ, ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कोड में। उसके बाद हम लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू को रीड करते हैं, रीड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। उसके बाद हम लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू को रीड करते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
उसका रिजल्ट एरिया में असाइन करते हैं। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। सो हमने लेंथ एंड ब्रेथ वेरिएबल डिक्लेयर किया है। लेंथ एंड ब्रेथ की जो गिवन वैल्यू दी होगी आप हमें वो वैल्यू को हम रीड करते हैं और उसके बाद एरिया निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ करके जो वैल्यू दी होगी उसके बाद एरिया को हम डिस्प्ले करते हैं और फाइनली स्टॉप। ये कुछ स्टेप्स है एल्गोरिथम में एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। आपको तो पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ है। ये 6 स्टेप्स थे, देख लीजिए। उसके बाद एल्गोरिथम, राइट एल्गोरिथम टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100। तो पहले स्टार्ट करते हैं, n की वैल्यू बेसिकली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 2 बिकॉज 2 इज अ इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर। उसके बाद 2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 स्टार्ट करते हैं बिगिन। अगर क्यूब कंप्यूट क्यू इज n इज इक्वल टू 100, 100 by 2, compute r is equal to n minus q into 2, 6 steps, 7 step if r is equal to 0, 8 step print n, 9 step and 10 step compute n is equal to n plus 1, 11 steps end and 12 steps stop। उसके बाद फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है? अगर हमने तो देखा अभी एल्गोरिथम के बारे में। सो एल्गोरिथम क्या होता है, हमने देखा कि पर्टिकुलर स्टेप टू सोल्व प्रॉब्लम, और कुछ उसके ऊपर कुछ हमने प्रॉब्लम्स भी दिखाया देखे कि एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। ऐसे कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कुछ एल्गोरिथम कैसे दिखते लिखते हैं, हमने वो देखा। अब देखते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। So flowchart is a graphical pictorial representation of an algorithm. It is easier to understand. Processing and finding errors occur during problem solving becomes quicker and accurate. So flowchart एक diagrammatical graphical representation होता है हम algorithm का। मतलब हमने कोई भी हमें कोड दिया, कोई भी प्रॉब्लम दिया, तो हम उस प्रॉब्लम को एक फ्लो चार्ट में, डायग्राम में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका तरीका मतलब फ्लो चार्ट है। मतलब हमें कोई भी एक प्रॉब्लम दिया उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। हाँ, उसके एडवांटेजेस क्या है? इजी लॉजिक अंडरस्टैंडिंग, इट इज बेटर वे टू कम्युनिकेटिंग लॉजिक टू ऑल, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम बिकम्स इफेक्टिव एंड इजियर, acts as a guide to the programming and planning and the coding activity, errors can be detected। उसके बाद फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेज देखते हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, चेंजिंग अ फ्लो चार्ट इज अ डिफिकल्ट टास्क, यूजुअली प्रोग्राम्स आर चेंज फ्रीक्वेंटली, हाउएवर corresponding changes to flow charts are not made, this creates inconsistency between the program and the flow chart। है फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स हैं, अब देख सकते हैं। स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम ए सिंबल यूज कर सकते हैं। प्रोसेस के लिए हमें रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए डायमंड शेप वाला, डायमंड शेप नहीं, पैराग्राम का साइन हम यूज कर सकते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड शेप का यूज करते हैं शेप। पेज कनेक्टर के लिए सर्कल यूज कर सकते हैं। फ्लो लाइंस के लिए एरोस का यूज कर सकते हैं। प्री डिफाइंड प्रोसेस फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं और पेज कनेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारे फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं। उसके बाद फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग दिस एरिया ऑफ सर्कल, हम इस देख स्टार्ट करने के लिए हमें सिंबल करना है पहला। उसके बाद हमने रेक्टेंगल में वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, एरिया रेडियस। उसके बाद पैराग्राम में रीड द वैल्यू ऑफ रेडियस, कैलकुलेट एरिया। आप देख सकते हैं हमने ऐसा फ्लो चार्ट निकाला है एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए। ये फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, आप देख लेना, इजी है। हम आगे बढ़ते हैं। फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग दिस सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ये हमारा एल्गोरिथम में और ये हमारा फ्लो चार्ट है। पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डिक्लेयर वैल्यू करते हैं। पर पैराग्राम में हमने दिखाया है डिक्लेयर वैल्यू करते हैं। एबीसी वैल्यू हमने डिक्लेयर किए है। पहले तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डिक्लेयर वैल्यू करते हैं। एबीसी वैल्यू हमने डिक्लेयर किए है पैराग्राम में। उसके बाद रेक्टेंगल में हम उसको सम करते हैं, एवरेज निकालते हैं, और पैराग्राम में इसमें दिखाए सम और एवरेज को हम प्रिंट करते हैं। सो ये हो गया हमारा। उसके बाद स्वैप टू नंबर्स, ये हमें एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज हम कर सकते हैं लाइक algorithm set x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0, accept the numbers x from user, z is equal to y, y is equal to x, x is equal to z, display values of x y। सो हमें स्वैप करना है दो नंबर को। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं, x y z इस वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं। x की वैल्यू हमने 0 दी, y की वैल्यू 0 दी, z की वैल्यू 0 दी। एक्सेप्ट नंबर x y फ्रॉम यूजर, सो x की वैल्यू यूजर से 5 ले ली, y की वैल्यू यूजर से 8 ले ली। सो z की वैल्यू हमने y में पुट की। सो z की वैल्यू y में पुट की, मतलब z में y की वैल्यू असाइन की, z में y की वैल्यू असाइन की। उसके बाद x की वैल्यू y में असाइन की, और उसके बाद z की वैल्यू x में असाइन की। सो y की वैल्यू हमने पहले असाइन की थी z में, वो y की वैल्यू क्या थी 8, सो 8 z में आ गया था।
और इसके बाद जेड की वैल्यू बनी 8। सो देखो हमारी जो यूजर्स ने हमें वैल्यू दी है एक्स और वाई की, सो यूजर्स ने हमें एक्स की वैल्यू दी है 5, वाई की वैल्यू दी है यूजर ने 8। सो वाई की वैल्यू यूजर ने दी है 8, तो 8 वैल्यू हमने जेड को दी, मतलब जेड की वैल्यू बनी 8, मतलब जेड है हमारा 8 अब। उसके बाद जेड की वैल्यू दी एक्स को, मतलब जेड की वैल्यू एक्स को दे दी, जेड की वैल्यू क्या है हमारी अभी 8 बनी थी, तो एक्स की वैल्यू बन गई 8, सो एक्स की वैल्यू बन गई 8। हाँ, और एक्स की वैल्यू देगी वाई को, सो एक्स की वैल्यू क्या थी 5, सो एक्स की वैल्यू वाई को देने के बाद वाई की वैल्यू बन गई 5, सो वाई इज इक्वल टू 5। स्टॉप, ये हो गया स्वैप नंबर, मतलब पहले एक्स की वैल्यू 5 थी, अब वाई की वैल्यू 5 बन गई, पहले वाई की वैल्यू 8 थी, अब एक्स की वैल्यू 8 बन गई। सो इतना सा लॉजिक था इजी, ये आपको समझ आए। उसके बाद हिस्ट्री, वन ऑफ द अर्लीस्ट लैंग्वेज, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री देखते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट लैंग्वेज डेवलप अल्गोल इन अर्ली 1960s, सी was created by Dennis Ritchie, Brian Kriegnan. First standardized C was KNR, C after creators Kriegnan and Ritchie. In the 1980s, NSI, American National Standards Institute, started standardizing C. It was called C89. Several later versions were released in years 1990 called C90, 1999 called C99, 1970 called C70, 2080 called C18. These versions had several more libraries and features. उसके बाद इम्पोर्टेंस देखते हैं सी लैंग्वेज का। सो इम्पोर्टेंस देखते हैं सी लैंग्वेज का। फाउंडेशन मॉडर्न कंप्यूटिंग, डेवलपमेंट ऑफ ओएस लाइक यूनिक्स, पोर्टेबिलिटी, इजी टू अडेप्ट टू डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स विद मिनिमल लैंग्वेज चेंजेस। मतलब पोर्टेबिलिटी, मतलब डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के लिए हम इजीली अडेप्ट कर सकते हैं। Efficiency allows to optimize code for speed and memory usage. Low-level control ideal for system-level and device drivers. Abundance of libraries. Basic input-output complex data structure and algorithms. Language flexibility. Balance between low-level and high-level programming. Influence on other languages. C++, Java, Python are developed from C. मतलब जो ज़्यादा C++, Java, Python ये सारे लैंग्वेज C से डिराइव हो चुके हैं। एक्टिव कम्युनिटी, सपोर्टेड बाय कम्युनिटी हु ऑफर हेल्प एंड सपोर्ट टू डेवलपर्स। हो गया इंपॉर्टेंट सी प्रोग्राम। सो सी प्रोग्राम को हम डिस्कस करते हैं। सी प्रोग्राम बेसिकली होता कैसा है। सो सी प्रोग्राम्स कैसे होता है देखते हैं। सो पहले हम सी प्रोग्राम में हेडर फाइल लिखते हैं, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसमें जो है फर्स्ट लाइन है ना, वो हेडर फाइल है। इसका मतलब हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसका शॉर्ट फॉर्म है std, मतलब स्टैंडर्ड io, मतलब इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। हाँ, हेडर फाइल है हमारी। ऑल स्टेटमेंट विद ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स। एंड मेन प्रिंट एफ हेलो वर्ड, प्रिंट्स हेलो वर्ड्स ऑन दिस स्क्रीन, रिटर्न 0, सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट। हाँ, मतलब सेमीकोलन हमें लगाना ही है सी लैंग्वेज में लिखते हुए ईच स्टेटमेंट के बाद। स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट स्टेटमेंट न्यू लाइन में प्रिंट करता है। रिटर्न 0 मतलब इंडिकेट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। रिटर्न 0 का मतलब इस प्रोग्राम में सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। कमेंट्स आर इंक्लूड विद इन स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश। आउटपुट आ गया हेलो वर्ड। हमने देखा सी प्रोग्राम बेसिकली। अब सी प्रोग्राम देखते, रीड अ नंबर एंड कैलकुलेट इट्स स्क्वायर। सो हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, एंटी मैन हमारी हेडर फाइल हो गई, हमारे मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद हमने एक नंबर इनपुट लिया, स्क्वायर इनपुट 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 लिया, मतलब नंबर को हमने डिक्लेयर किया, स्क्वायर को हमने डिक्लेयर किया। सो प्रिंट एफ नंबर, जो यूजर से हमने इनपुट लिया, स्कैन अप करके हमने यूजर से इनपुट लिया। परसेंटेज ऑफ डी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, वो यूजर से हमने इनपुट लिया। स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर इनटू नंबर। सो प्रिंट एफ स्लैश एन स्क्वायर इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डी, मतलब जो यूजर ने हमें इधर परसेंटेज ऑफ डी करके नंबर दिया होगा वो स्लैश एन स्क्वायर में आएगा। सो स्क्वायर की वैल्यू क्या है, नंबर इंटू नंबर, सो स्क्वायर आएगा 25। सो रिटर्न करेगा सक्सेसफुल कंप्लीशन, रिटर्न आएगा हमारा आउटपुट 25, क्योंकि 5 हमने दिया होगा तो 25 आएगा, 6 दिया होगा तो 36 आएगा, 7 दिया होगा तो 49 आएगा उसका स्क्वायर। उसके बाद सी प्रोग्राम रीड द रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड कैलकुलेट्स इट्स एरिया। सो आप एक कोड देख सकते हैं, मैं ज़्यादा कोड से नहीं एक्सप्लेन करने वाला, इजी है। सिर्फ हेडर फाइल से कुछ मेन फंक्शन में कुछ उसके फंक्शन है और उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट है, ये आप देख लेना, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स।
सो आप देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स। सो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स में पहले तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शंस ऑप्शनल है, व्हाट डज द कोड डू। प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड डायरेक्टिव, डिफाइन डायरेक्टिव, हेडर फाइल होता है उसमें, असाइंस कांस्टेंट वैल्यूज टू सिंबॉलिक वैल्यूज। मेन फंक्शन प्रोग्राम इन सी, प्रोग्रामर डेवलप टास्क। यूजर डिफाइन फंक्शन मतलब प्रोग्रामर डेवलप टास्क होता है। उसके बाद देखते हैं आगे कैरेक्टर सेट्स। टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट्स इन सी लैंग्वेज, डिजिट्स अल्फाबेट्स, मतलब सी लैंग्वेज में कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, तो डिजिट्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। सो कैरेक्टर सेट्स में डिजिट्स में क्या क्या है, 0 to 9 डिजिट्स होते हैं। मतलब हमें जो टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन सी देखा है, सी लैंग्वेज में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। सो पहले तो डिजिट्स होते हैं, मतलब डिजिट्स होते हैं, 0 to 9 डिजिट्स होते हैं सी लैंग्वेज में। और कैरेक्टर का वो टाइप होता है, टाइप ऑफ कैरेक्टर होता है डिजिट्स, उसमें 0 to 9 कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स में लोअर केस अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, और अपर केस अल्फाबेट होते हैं A to Z, मतलब लोअर केस और अपर केस अल्फाबेट्स। उसके बाद आगे देखते हैं कैरेक्टर सेट्स में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, लाइक हमने देखा एग्रीगेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, ऐसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद व्हाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस कैरेज रिटर्न टैब न्यू लाइन। उसके बाद सी टोकन्स, ईच वर्ड एंड पंक्चुएशन मार्क इन सी प्रोग्राम इज अ टोकन। सी tokens are the smallest building block or smallest units of a C program. The C compiler breaks program into the smallest possible units and proceed to the various stages of the compilation, which is called a token. C supports 4 types of token: identifiers, keywords, constants, operators. चलो देखते हैं एक बार वन बाय वन कि आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। चलो हम देखते हैं। सो आइडेंटिफायर्स, ऑल सी वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम्स, मतलब सारे सी की लैंग्वेज की जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना, वो आइडेंटिफाई होते हैं कुछ यूनिक नेम्स के साथ। मतलब दिस यूनिक नेम्स के साथ कुछ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई होते हैं, मतलब सारे जो सी लैंग्वेज के वेरिएबल्स है जो हम यूज करते हैं, वो कुछ नाम के साथ, यूनिक नाम के साथ, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नाम के साथ आइडेंटिफाई होते हैं, और उस यूनिक नेम्स को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। एग्जाम्पल रूल्स मस्ट बिगिन, आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स है, देखते हैं रूल्स कौन कौन थे। रूल्स मस्ट बिगिन विद द लेटर और अंडरस्कोर, मस्ट ओनली कंटेन लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर, नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, नो कीवर्ड्स, नो वाइट स्पेस, ओनली 31 कैरेक्टर, आफ्टर 31 कैरेक्टर इट इज इग्नोर्ड। आर केस सेंसिटिव होते हैं, आइडेंटिफायर्स आर द केस सेंसिटिव। एग्जाम्पल इंटीजर, सैलरी, डबल, टोटल बैलेंस। चलो आगे देखते हैं कीवर्ड्स। रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं सारे लैंग्वेज में यार, सी लैंग्वेज में भी होते हैं। Certain reserved words are called keywords. They cannot be used as identifiers. List of keywords: auto, double, int, struct, break, else, long, switch, case, enum, register, type, def, char, extend, return, union, const, float, short, unsigned, continue for, sign, void, default, go to, size of, volatile, do, if, static, while, ऐसे कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, ये हमने देख लिए। उसके बाद कीवर्ड्स यूज एन एग्जांपल, float is used to declare variables, returns a variable or constant। सो फ्लोट एक डेसिमल कीवर्ड से एक्चुअली, हमने सी वर्ड का को सी का लैंग्वेज का थोड़ा कोड देखते हैं इधर। प्रिंट एप शोइंग हाउ कीवर्ड्स आर यूज, एक कीवर्ड्स का आप कोड देख सकते हैं। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स प्रोवाइड्स अ वे टू डिफाइन वेरिएबल्स व्हिच कैनॉट बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, दिस वेरिएबल्स कैनॉट बी चेंज। कॉन्स्टेंट्स मतलब उस एज इट नेम इंडिकेट्स, मतलब कॉन्स्टेंट्स इस नाम से पता चलता है कि वो कांस्टेंट होता है, मतलब वो बदलता नहीं, वो चेंज होता नहीं, वो वैरी होता नहीं, मतलब कांस्टेंट्स कांस्टेंट रहते हैं। अगर हमने एक डिक्लेयर किया कांस्टेंट इंटीजर एज, मतलब एक वेरिएबल है इंटीजर, और एज एक, मतलब एज एक वेरिएबल है, उसका डाटा टाइप है इंटीजर, और वो कांस्टेंट हमने डिक्लेयर किया, मतलब एज एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल का डाटा टाइप है इंटीजर, और उसको हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया तो उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, कांस्टेंट रहेगी। मतलब इधर हमने 20 डिक्लेयर किया तो 20 रहेगी, अब बदलेगी नहीं। उसी तरह सैलरीज वेरिएबल को हमने फ्लोट डाटा टाइप से दिखाया, कांस्टेंट दिखाया, मतलब ये बदलेगी नहीं, कांस्टेंट रहेगी। उसी तरह नेम एक उसका डाटा टाइप कैरेक्टर है, वो कांस्टेंट है और वो बदलेगी नहीं, उसका लाइक कैरेक्टर मतलब कुमार, मतलब कलेक्शन ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग्स, मतलब एक कुमार एक स्ट्रिंग्स है। उसके बाद आगे देखते हैं वेरिएबल्स एंड डिक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज लाइक नंबर्स एंड कैरेक्टर्स, मतलब वेरिएबल्स आर स्टोरिंग डिवाइसेस होते हैं, स्टोरिंग डाटा वैल्यूज होते हैं फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज लाइक नंबरिंग एंड कैरेक्टर्स।
मतलब वेरिएबल्स आर दी स्टोरेज डिवाइस, मतलब नंबर्स, कैरेक्टर, इस चीजें को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं यार। वेरिएबल्स बोलते हैं नंबर स्टोर और कैरेक्टर स्टोर, इसको स्टोर करने वाले को वेरिएबल्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर इंटीजर स्टोर्स इंटीजर होल नंबर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इंटीजर क्या करते हैं, स्टोर इंटीजर स्टोर करते हैं। जो इंटीजर वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, इंटीजर स्टोर करते हैं इंटीजर्स। फ्लोट स्टोर इंटीजर्स विद डेसिमल्स, मतलब फ्लोट मतलब इंटीजर्स विद डेसिमल्स, मतलब जो भी डेसिमल्स होते हैं ना उनको स्टोर करने का काम फ्लोट करते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। Character store single alphabets like A, T. They are enclosed with these single quotes. Syntax type variable name value. उसके बाद आगे देखते हैं वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल। सो इधर हमने डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल, उसका नाम है माई नंबर, उसका डाटा टाइप है इंटीजर। सो इधर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल को हमने असाइन की वैल्यू, माई नंबर एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हमने असाइन की वैल्यू 25। उसके बाद एक एक टाइप होता है ऐसे वैल्यू असाइन करने का वैल्यू को, और डायरेक्ट ऐसे डाटा टाइप है इंटीजर, वेरिएबल नेम है माय नंबर और डायरेक्ट वैल्यू इसके असाइन की 25। ये भी एक तरीका है वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करने का। उसके बाद एक फ्लोट एक डाटा टाइप है, उसका वेरिएबल है, उसकी वैल्यू। कैरेक्टर एक डाटा टाइप है, वेरिएबल नेम है और उसकी वैल्यू हमने असाइन की। उसके बाद आगे देखते हैं। सो ये कुछ कोड है, आप देख सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, देख सकते हैं आप, टाइम हो जाएगा एक्सप्लेन करने में। सो देख लीजिए। डाटा टाइप्स क्या होते हैं देखते हैं। सो डाटा टाइप हमने देखे इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। सो इस डाटा टाइप इंटीजर की साइज कितनी होती है स्टोर करने की, 2 और 4 बाइट्स। स्टोर्स होल नंबर्स विदाउट डिसिमल। इंटीजर क्या करते हैं, जो होल नंबर उसको स्टोर करते हैं, मतलब जीरो के आगे के जो नंबर्स है ना, जीरो के आगे के लाइक जीरो से अनलिमिटेड वो स्टोर करते हैं इंटीजर डाटा टाइप। एग्जाम्पल 1, हाँ, परसेंटेज डी और परसेंटेज आई। फ्लोट मतलब 4 बाइट्स उसकी साइज होती है। स्टोर्स फ्रैक्शनल नंबर्स कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 6 to 7 डिजिट्स। 1.99 percentage f or percentage of double 8 bytes stores fractional numbers containing 1 or more decimals sufficient for containing 50 decimal digits। 1.99 देख सकते हैं परसेंटेज आई एफ। कैरेक्टर 1 बाइट स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर लेटर नंबर और एस सी आई आई वैल्यूज ए। हाँ, उसके बाद स्ट्रिंग 1 बाइट होती है उसका साइज, एग्जांपल हेलो परसेंटेजेस। स्टोरेज क्लास, ऑटो स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास के कुछ टाइप है, आप देख सकते हैं, हमने पढ़ा है। उसके बाद ऑटो स्टोरेज क्लास क्या होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एट द स्टार्ट ऑफ ब्लॉक इनसाइड कर्ली ब्रेसेस and their values are local within the braces. Outside the block, they do not exist, also called the local variables. This is the default storage class for all variables inside a function. Example, integer role contains auto by default, auto integer role. In addition, we can use auto keyword. So यही हमारा कोड देख सकते हैं। इधर हमने ऑटो कीवर्ड का यूज किया है। आप कोड देख सकते हैं, इधर हम 30 वैल्यू को असाइन किया है, उसके बाद 20 और 10 आउटपुट आया है, 30, 20 और 10। इस कोड को आप देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, आपने कोड को देख लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज टू सेव वेरिएबल्स इन रजिस्टर इन प्लेस ऑफ ए not the RAM random access memory. These variables work faster than the variables stored in the RAM. Register variables are used in looping to make the program execution faster. Example, register in store values. उसके बाद static storage class. Static variables continue to exist even after the block in which they are defined terminate. Storage is permanent is for the duration of the program. Example, static int variable is equal to 25. उसके बाद कुछ कोड है, आप एक कोड देख सकते हैं, एक कोड जो आपने देख लिया। उसके बाद आगे चलते हैं। External storage class. Variables that are stored outside any of the functions are the main block. This data in these variables is available throughout the program. उसके बाद external storage class. Hash include standard input output dot h. External inter value is from anywhere within the program. Now the variable value can be accessed. ये आप देख सकते हैं कोड external storage class का। So आगे बढ़ते हैं। Defining symbolic constants. Give meaningful names to constants. एग्जाम्पल देख सकते हैं, hashtag define pl 3.14159, hashtag define class size 74. Declaring a variable as a constant. If you do not want anyone to change the value of variable, use the constant word. अगर आप चाहते हो कि वेरिएबल का वैल्यू कोई भी चेंज ना करे,
सो कांस्टेंट इस कीवर्ड का आप यूज कर सकते हैं. कांस्टेंट फ्लोट pi is equal to 3.14, pi is equal to 10. Pi will always be 3.14. This will give an error. Note the variable must be assigned a value at the time when you declare it. माइनर फॉर हावर की को हमने इस माइनर मीन पर हावर इस वेरिएबल को हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया. सो इसकी वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती क्योंकि हमको इसको कांस्टेंट डिक्लेयर किया इसलिए. तो आगे बढ़ते हैं. आपने देख लिया होगा डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एज अ कांस्टेंट. सो इसकी वैल्यू बदलती नहीं अगर हमने वेरिएबल्स को कांस्टेंट डिक्लेयर किया तो. उसके बाद आगे डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एज ए वोलेटाइल. To declare a variable as volatile, add the volatile keyword before the variable. It prevents the compiler from applying any optimization and objects. Volatile float is equal to volatile float pi is equal to 4.134, pi is equal to 10. Pi will always be 4.134. This will give an error. उसके बाद end of an unit. Your time is limited. Make the most of it. So हमारे यूनिट 1 खत्म हो चुका है. सो हमने इसका वन शॉट पूरा देख लिया है. बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं इस यूनिट में. मतलब सी लैंग्वेज के बेसिक्स के ऊपर हमारा यूनिट 1 है. फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट वैसे भी आसान है. इस सब्जेक्ट में सी लैंग्वेज के सारे आपके कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं. सी लैंग्वेज के बेसिक्स के साथ सी लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया जाता है उसके सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं. तो यूनिट 1 बहुत ईजी है, मतलब उसके सारे बेसिक्स के ऊपर है. और यूनिट 1 तो हमें सिर्फ सी लैंग्वेज की हिस्ट्री, सी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके डाटा टाइप्स, कांस्टेंट, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, इनके ऊपर है पूरा सी यूनिट 1 सी लैंग्वेज के. ये सारे कांस्टेंट्स, कीवर्ड्स, सी लैंग्वेज के कांस्टेंट, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस, इसके ऊपर है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हुई थी नोट्स की तो नीचे हमने कमेंट बॉक्स में एक नंबर दिया है, उस पर डीएम करो. व्हाट्सएप पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी. डिस्क्रिप्शन में एफई व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप एफई का, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको ऑल सब्जेक्ट की स्टडी मटेरियल मिलते रहे और एमपी क्वेश्चंस मिलते रहे. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. सो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में.